वेलकम डियर ऑकर्ड्स। आज हम देखने वाले हैं क्रांति। मूवी की शुरुआत में हमको एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम है सलात्री, और ये कोई मामूली आदमी नहीं है। इसके पास 17,000 प्राइवेट स्कूल की ओनरशिप है और साथ ही ये सलात्री फाउंडेशन भी चलाता है। लेकिन वो इस फाउंडेशन का इस्तेमाल किसी की भलाई के लिए नहीं बल्कि खुद के फायदे के लिए करता है। मेन चीज तो ये है कि कर्नाटका में 17,000 प्राइवेट स्कूल खोलने के बाद अब उसकी नजर थी कर्नाटका के 12,000 सरकारी स्कूलों पर। एक्चुअली सलात्री इन 12,000 सरकारी स्कूल की जमीन पर शॉपिंग मॉल, प्राइवेट स्कूल जैसी चीजें बनाना चाहता है ताकि वो इन सब चीजों से पैसे छाप सके। और इस काम में उसकी मदद करने वाला था स्टेट का एजुकेशन मिनिस्टर वामन राव। इसलिए सलात्री का भरोसेमंद एक आदमी गुंडा नारसप्पा उन दोनों की मीटिंग फिक्स कर देता है और इस काम में साथ देने के लिए मिनिस्टर वामन राव भी मान जाता है। फिर रात को नारसप्पा का बेटा सरकारी स्कूल में जाकर उसकी दीवारों पर दीवार को कमजोर करके तोड़ने वाला केमिकल लगा देता है। इसलिए जब अगले दिन बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उस केमिकल की वजह से स्कूल की बिल्डिंग ही टूट जाती है और स्कूल के मलबे के नीचे दबकर कई सारे छोटे बच्चों की मौत हो जाती है। और अब सरकार ये कहकर इन स्कूलों को बंद कर देती है कि इन स्कूलों की हालत बहुत खराब है और इन्हें फिर से शुरू नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो और बच्चों को खतरे में नहीं डालना चाहते हैं। और साथ ही साथ उन स्कूल के टीचर को भी नौकरी से निकाल दिया जाता है जो उन स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करते थे। अब मिनिस्टर वामन राव सलात्री को कहता है कि सरकारी स्कूलों को हासिल करने के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं होगा। अगर उसे सरकारी स्कूलों को बंद करना है तो सरकारी स्कूलों के बच्चों के रिजल्ट्स को भी खराब करना पड़ेगा, और ये सब करके ही वो अपनी इस साजिश को अंजाम देकर अपने मकसद में कामयाब हो सकता है। फिर मिनिस्टर के पास श्रीकांत नाम का एक शख्स आता है। दरअसल वामन राव जिस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ता था, श्रीकांत उसके प्रिंसिपल थे। यानी कि वामन राव श्रीकांत के स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा था जो अब खुद एक एजुकेशन मिनिस्टर बन चुका है। पता नहीं इसको एजुकेशन मिनिस्टर किसने बना दिया, खैर छोड़ो। अब श्रीकांत मिनिस्टर से कहता है कि हमारे स्कूल को 100 साल पूरा होने की वजह से हमने स्कूल में एक बड़ा सा फंक्शन रखा है जिसमें आपको अपनी उपस्थिति देनी होगी। और फिर इनवाइट करने के साथ साथ वो उन्हें ये भी कहते हैं कि हमारी इमारत पुरानी होने की वजह से काफी कमजोर हो चुकी है, इसलिए मैं अपने स्कूल की रिपेयरिंग करना चाहता हूँ। और इसके लिए वो मिनिस्टर और गवर्नमेंट के जरिए कुछ हेल्प करने की रिक्वेस्ट करता है। अब ये लालची मिनिस्टर उसके इस काम के लिए हामी तो भर देता है, लेकिन असल में उसकी नजर थी श्रीकांत के स्कूल की जमीन पर। फिर हमें दिखाया जाता है यूरोप में केआर ग्रुप्स के मालिक को, यानी कि क्रांति रायना को, जो मूवी के मेन हीरो हैं, जिसका रोल साउथ के डैशिंग यंग स्टार दर्शन सर ने निभाया है। अपने जज्बे, कॉन्फिडेंस और अपनी मेहनत के जरिए क्रांति ने अपने दम पर पूरी दुनिया भर में अपने बिजनेस को फैला दिया होता है। और एक मीटिंग के दौरान क्रांति को प्रिंसिपल श्रीकांत का कॉल आता है। एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गया था, क्रांति भी श्रीकांत जी के स्कूल में पढ़ा हुआ एक बच्चा है। अब श्रीकांत क्रांति को स्कूल में होने वाले प्रोग्राम के लिए इनवाइट करते हैं और क्रांति बहुत सालों बाद इंडिया आने के लिए मान जाता है। यहाँ हमें क्रांति का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, यानी कि उसका बचपन। दरअसल बचपन में क्रांति बहुत ही मस्ती किया करता था, इसलिए उसे जिस स्कूल में डाला जाता था उसे स्कूल से ही निकाल दिया जाता था। इसलिए क्रांति के पिता उसे विद्या मंदिर सरकारी स्कूल में लेके आते हैं, जहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल श्रीकांत क्रांति पर अच्छे से ध्यान देते हैं और क्रांति सुधरने भी लगता है। साथ ही स्कूल में उषा नाम की एक लड़की थी जिसे क्रांति चाहता था और उषा भी उसे चाहती थी। इस तरह एक दिन इंस्पेक्टर प्रिंसिपल श्रीकांत को पुलिस स्टेशन लेके आता है क्योंकि उसका बेटा एग्जाम में फेल हो गया था, जिसका उल्टा जिम्मेदार वो श्रीकांत सर को मानता था। और यही नहीं, पुलिस स्टेशन में वो उनसे काफी बदतमीजी से भी बिहेव करता है और उनसे कहता है कि तुमने मेरे बच्चे को अच्छे से शिक्षा नहीं दी, जिस वजह से वो फेल हो गया। इस वक्त क्रांति ये सब कुछ देख रहा था और वो अपने सर की इज्जत को और मिट्टी में मिलते हुए नहीं देखना चाहता था, इसलिए वो डायरेक्ट इंस्पेक्टर को ही मारने लगता है। और ये सब होने के बाद बाकी पुलिस वाले भी क्रांति को मारने लग जाते हैं, लेकिन क्रांति का पिता भार्गव आकर क्रांति को वहां से छुड़ा कर लेके जाते हैं। अपने बेटे के इस बर्ताव से परेशान होकर क्रांति को उसके पिता यूरोप में अपने भाई के पास भेज देते हैं, जिससे उसकी शिक्षा में कोई कमी ना आए और वो ऐसी गलती भी ना करे। अब इसी के साथ कहानी प्रेजेंट में आती है और मिले हुए इन्विटेशन को देखने के बाद क्रांति अपने परिवार के पास इंडिया वापस आता है, जहां पर वो अपने सभी परिवार वालों से मिलता है और सब क्रांति से मिलकर बहुत खुश भी होते हैं। लेकिन क्रांति के पिता भार्गव अभी भी उससे नाराज हैं और वो क्रांति से बात तक नहीं करते। अगले दिन क्रांति स्कूल में अपने सभी दोस्तों से मिलता है और वो स्कूल में बहुत एंजॉय करते हैं, और जिसमें उषा भी शामिल थी क्योंकि उषा अब उसी स्कूल में टीचर है। फिर सभी दोस्त मिलकर अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हैं। अब दूसरी तरफ मिनिस्टर सालत्री को बताता है कि कल विद्या मंदिर गवर्नमेंट स्कूल के 6 लड़कियों ने टॉप किया और मुझे एजुकेशन मिनिस्टर होने के नाते उन्हें अवार्ड देने के लिए बुलाया गया है। इस बात से नाराज होकर सालत्री नारसप्पा से कहता है कि पूरे स्टेट में सिर्फ सालत्री फाउंडेशन के बच्चे ही पास होने चाहिए, बाकी सभी फेल हो जाएं। और फिर उसको वो एक प्लान रेडी करने को बोलता है। अगले दिन अवार्ड फंक्शन में मिनिस्टर बैठा होता है और सब मीडिया वाले उसके इस इवेंट को कवर करने के लिए आए होते हैं।
लेकिन तभी फंक्शन में एंट्री होती है क्रांति की और सभी मीडिया वाले मिनिस्टर के बदले क्रांति को कवर करने लगते हैं। क्योंकि क्रांति कोई आम आदमी नहीं था, उसे दुनिया का पॉपुलर बिजनेसमैन होने के नाते बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड भी मिला था। और जब मिनिस्टर उन स्टूडेंट्स को अवार्ड देने के लिए जाता है तो वो स्टूडेंट्स वामन राव के बदले क्रांति से अवार्ड लेना पसंद करती है, जो देखकर तो मिनिस्टर को काफी अजीब लगता है, मानो कि उसकी कोई इज्जत ही नहीं है। जब विद्या मंदिर स्कूल में एग्जाम पेपर चेक हो रहे होते हैं तभी नारसप्पा का बेटा नजप्पा अपने गुंडों के साथ वहां पर आ जाता है और वो सभी टीचर को धमकाकर कहता है कि इस साल कोई भी स्टूडेंट पास नहीं होना चाहिए। इस बात से सारे लोग डर जाते हैं और अपनी जान को बचाने के लिए सभी टीचर उसकी बात मान लेते हैं। लेकिन उषा इस इंसिडेंट को चुपके से वीडियो बना लेती है और फिर सभी एग्जाम पेपर चेक होने के बाद गुंडे उन एग्जाम पेपर को वहां से लेके जाते हैं। तभी उषा को क्रांति का कॉल आता है, जिस वजह से नारसप्पा के बेटे को पता चल जाता है कि उषा ने उनका वीडियो बनाया है और उषा वहां से भाग जाती है और बाकी सभी गुंडे उसका पीछा करने लग जाते हैं। इसी दौरान उषा का फोन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और उस फोन को एक बूढ़ी औरत उठा लेती है। जब क्रांति का उस फोन पर कॉल आता है तो वह बूढ़ी औरत क्रांति को सब कुछ बता देती है, जिसके बाद क्रांति जाकर उन सभी गुंडों की जमकर धुलाई करता है और उषा को बचा लेता है और नारसप्पा को वार्न करता है कि वो स्कूल से दूर रहे। अब अपने बेटे की इस हालत को देखकर नारसप्पा क्रांति से बदला लेने की ठान लेता है, क्योंकि हमारे क्रांति भैया ने कुछ इस तरह से मारा था कि वो ससुराल डायरेक्ट कोमा में ही जा चुका है। अगले दिन जब स्कूल में प्रोग्राम चल रहा होता है तभी नारसप्पा आकर क्रांति से कहता है, तेरी वजह से मेरे बेटे की हालत खराब हुई है, और धमकी देते हुए कहता है, मैंने इस स्कूल की दीवारों पर केमिकल लगवा दिया है जिस वजह से ये बिल्डिंग कुछ समय में गिर जाएगी। अब इस बात से सारे लोग बहुत डर जाते हैं और क्रांति इससे पहले कुछ करता तभी स्कूल की बिल्डिंग गिर जाती है, जिस वजह से ढेर सारे बच्चे जख्मी हो जाते हैं। अब बच्चों की इन कंडीशन को देखकर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। अब क्रांति स्कूल के प्रिंसिपल श्रीकांत को भरोसा दिलाते हुए कहता है कि स्कूल के बिल्डिंग की चिंता आप मत कीजिए, मैं इस बिल्डिंग को फिर से बनवा दूंगा। जिस पर प्रिंसिपल कहते हैं कि ये काम सरकार का है और सरकार को ही से करना चाहिए, और साथ में वो ये भी कहते हैं कि मेरे कई बार कहने के बावजूद भी मिनिस्टर और बाकी ऑफिसर्स ने भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, और अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो गवर्नमेंट से उन सभी रुके हुए स्कूल प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मजबूर करो जिन्हें सावित्री ने बंद करवा दिया था। अब स्कूल के टूटने के बाद पढ़ाई से बेसहारा हो चुके बच्चों को क्रांति अपने खुद के घर में पढ़ाना शुरू कर देता है ताकि उनके फ्यूचर में कोई नुकसान न हो। वो साथ ही साथ प्रिंसिपल श्रीकांत के साथ मिलकर सभी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने लगते हैं, लेकिन कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। और इस सब के पीछे एक ही आदमी का हाथ है, सावित्री का, क्योंकि उसने सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को रिश्वत खिलाकर उनका मुंह बंद कर दिया था, जिस वजह से वो क्रांति की बात मानने से इनकार कर देते हैं। दूसरी तरफ मिनिस्टर कहता है कि सभी सरकारी बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भर्ती किया जाएगा और उनकी फीस गवर्नमेंट भरेगी, लेकिन होता कुछ और ही है। उल्टा बच्चों को ऐसे स्कूल में भेज दिया जाता है जहां पर कोई भी टीचर नहीं है और उन्हें सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर दिखाया जाता है और बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जाता है। यहाँ क्रांति की बहन और उसके पिता दोनों सावित्री के खिलाफ कोर्ट में केस लड़ रहे होते हैं, लेकिन सबूत की कमी और पेपर के ना मिलने की वजह से कोर्ट केस रद्द हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि 12,000 स्कूल में इन्वेस्ट करने के लिए सावित्री ने कई सारे इन्वेस्टर्स को बुलाया था ताकि वही स्कूल में इन्वेस्ट करें। तभी वहां पर क्रांति भी आ जाता है और सबको इसमें इन्वेस्ट करने के लिए मना कर देता है। फिर सभी उसकी बात मान भी लेते हैं क्योंकि क्रांति वैसे एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उसकी जान पहचान होने की वजह से वो सारे इन्वेस्टर्स उसकी तरफ मुड़ जाते हैं। अगले दिन क्रांति के घर पर ढेर सारे सरकारी ऑफिसर्स आ जाते हैं और अचानक पड़े इस इनकम टैक्स की रेड के पीछे हाथ होता है सावित्री का, जो अब क्रांति को पूरी तरह से बर्बाद करने के पीछे पड़ा हुआ है। और यही नहीं, दूसरी तरफ क्रांति के दूसरे घर पर चल रहे स्कूल को भी बंद करवा दिया जाता है। पुलिस वाले भी सावित्री से मिले होते हैं। वो क्रांति के पिता को पुलिस स्टेशन लेके जाने की वजह उल्टा सावित्री के हवाले कर देते हैं। तभी क्रांति को सावित्री का कॉल आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे पिता को छोड़ रहा हूँ। एक्चुअली उसने ये सब इसलिए किया था ताकि वो क्रांति को अपना दबदबा और पावर दिखा सके, और साथ में वो क्रांति से ये भी कहता है तुम यहाँ से जल्दी यूरोप वापस चले जाओ और इसके बाद मेरे काम के बीच में दखल अंदाजी कभी मत करना, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब क्रांति अपने पिता को वापस घर लेके आता है और क्रांति के पिता क्रांति को बड़े भरोसे के साथ कहते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा बेटा। जब मैंने लोगों के मुंह से सुना कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और बहुत बड़े बिजनेसमैन हो तो मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। और वो साथ ही साथ उसे भरोसा देते हुए कहते हैं तुम ही इस काम को पूरा कर सकते हो। अब क्रांति दिमाग लगाता है और एक मस्त प्लान बनाता है जिसमें वो सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अगवा कर लेता है जो कि सावित्री के रिश्वत पर पलने वाले थे। प्लान के मुताबिक क्रांति सावित्री के सारे करप्शन के फाइल्स को उनसे ले लेता है और बदले में बहुत सारे पैसे उन्हें देता है।
इतने सारे पैसे पाकर वो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो सभी पैसे लेकर बाहर निकलते हैं, तभी बाहर एंटी करप्शन ब्यूरो वाले लोग उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। तो इस मास्टरमाइंड प्लान को सक्सेसफुल करने के बाद गवर्नमेंट अपनी इन्वेस्टिगेशन को शुरू करती है, जिससे सालत्री को ढेर सारे कोर्ट के नोटिस आ जाते हैं। और इस सभी चीज के पीछे हाथ था क्रांति का, और इस काम में उसकी मदद की थी क्रांति की दादी और उसकी बहन ने। एक्चुअली क्रांति की दादी एक रिटायर्ड जस्टिस थी और उसकी बहन एक वकील है। सावित्री के किए हुए घिनौने काम के लिए कोर्ट सावित्री को 2000 करोड़ का जुर्माना लगा देता है और उसे चुकाने के लिए सिर्फ 1 हफ्ते का समय देता है। और पैसे चुकाने के लिए सावित्री के सभी प्रॉपर्टी को नीलाम करने के ऑर्डर जारी कर दिए जाते हैं। अब सावित्री के प्रॉपर्टी के होने वाले इस नीलामी में क्रांति जाने वाला था, इसलिए सावित्री उसको रोकने के लिए गुंडे भेजता है। लेकिन क्रांति उन सभी को पछाड़ कर नीलामी में पहुंच जाता है और सावित्री के सभी प्रॉपर्टीज को खरीद लेता है, जिससे सावित्री के 17,000 प्राइवेट स्कूल भी क्रांति के हो जाते हैं। जिस वजह से सभी लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनको लग रहा होता है कि क्रांति बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए कुछ न कुछ जरूर करेगा। लेकिन क्रांति सबके सामने ये ऐलान करता है कि वो इन स्कूलों को बंद करने वाला है और अगले दिन सभी स्कूल बंद हो जाते हैं, जिस वजह से सभी लोग सड़कों पर उतरकर क्रांति के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि आखिर क्रांति ने ऐसा क्यों किया। इस बढ़ते हुए मसले को सुलझाने के लिए स्टेट के चीफ मिनिस्टर उसे बात करने के लिए बुलाते हैं और इनके बीच होने वाली इस बात को सबके सामने लाइव दिखाया जा रहा होता है, जिसे वहां के सारे लोग लाइव देख रहे होते हैं। अब क्रांति कहता है कि मैंने जब अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी के 17,000 स्कूल को बंद कर दिया तो सभी को शिक्षा के अधिकार की याद आ गई, और जब गवर्नमेंट ने 12,000 सरकारी स्कूल को बंद कर दिया तो आपका कानून कहाँ था। आपके इन स्कूल को बंद करने की वजह से उन स्कूल के टीचर की नौकरी चली गई, मजबूरन उन्हें कुछ और काम करना पड़ रहा था, और जिन बच्चों को इस उम्र में पढ़ाई करनी चाहिए वो मजदूरी कर रहे हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। साथ ही क्रांति कहता है कि अगर गवर्नमेंट उन 12,000 स्कूल को फिर से बनाकर शुरू करती है और सावित्री और उसके लोगों को उनके किए गई सजा देती है तो मैं अपने 17,000 स्कूल को फिर से खोलकर सरकार के हवाले कर दूंगा। अब क्रांति की इन सारी बातों को मानकर गवर्नमेंट फैसला लेती है, जिसमें वो उन 12,000 स्कूलों को फिर से शुरू करने का ऑर्डर देती है। और यहाँ मिनिस्टर भी अपनी गलतियों को मानकर फाइनली इस्तीफा दे देता है, और यही नहीं, वो सारे घोटालों के खिलाफ गवाही देने का भी आश्वासन देता है। और अब आखिरी फैसले के साथ फाइनली चीफ मिनिस्टर भी सारे स्कूलों को ओपन करने के आदेश जारी करती है और सभी लोगों को आश्वासन देती है कि हम स्कूल बनाने के बाद इनमें एक बहुत अच्छी एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करके सारे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट बनाएंगे, जिससे कोई भी अनएजुकेटेड न रह पाए। तो दोस्तों, अब एक तरफ बहुत खुशी का जश्न था और दूसरी तरफ सावित्री को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि उसके कांड की वजह से ही बच्चों को काफी तकलीफें हुई थी, बच्चों की जान गई थी। फाइनली सत्य की जीत हुई और बुराई की हार। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। वैसे दोस्तों, अगर इस मूवी का हिंदी रीमेक बनता है तो आपके हिसाब से बॉलीवुड का वो कौन सा एक्टर होगा जो क्रांति के रोल में बिल्कुल फिट बैठता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।